पेज नंबर 2 हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने 2 रिलैक्सेशंस दी हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। एक इस बुनियाद पर दी है एक इस बुनियाद पर दी है कि कितना अरसा रख के बेची, कम अरसा रख के बेची फुल गेन टैक्सेबल, दरमियाना अरसा रख के बेची 75% गेन टैक्सेबल, ज्यादा अरसा रख के बेची बिल्कुल टैक्सेबल नहीं। कम की मिसाल थी लेस देन 1 ईयर, ज्यादा दरमियाने की मिसाल थी 1 से 8 ईयर्स और ज्यादा की मिसाल थी 8 ईयर्स से ज्यादा। फिर अगली रिलैक्सेशन ये दी कि गरीब और अमीर को डिफरेंशिएट कर दिया। सफ़े के एंड पे गरीबों के लिए रेट 5%, दरमियाने लोगों के लिए रेट 10%। जो दरमियाना तबका है अमीर होने की कोशिश कर रहा है, अभी अमीर हो नहीं सका, उसके लिए 15%, अमीरों के लिए 20%। यानी जो बेचे प्लॉट और 15 मिलियन से ज्यादा गेन आ जाए उसके लिए रेट ज्यादा है। 3B पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं। 3A में बोल्ड हुआ है ओपन प्लॉट और 3B में है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, यानी अपने घर बेचा आपने, या फ्लैट भी मैंने कहा था लिख लें। The amount of any gain arising on the disposal of immovable property being a constructed plot shall be in accordance with the following table। 1 साल के अंदर अंदर पूरा गेन टैक्सेबल, 1 साल के बाद लेकिन 4 साल के अंदर अंदर, इधर थोड़ा फर्क है, ऊपर 8 साल है, इधर 4 साल है। फिर गेन को 75% करेंगे और 4 साल से ज्यादा पे 0%। बहरहाल ये तीनों टेबल आपको पेपर में दिए होंगे, इन तीनों टेबल्स को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 3A और 3B दोनों के लिए सफ़े के एंड वाला रेट ही है, चाहे 3A हो और 3B हो, क्योंकि लिख देखें नीचे वाले टेबल पे क्या लिखा हुआ है, द टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओपन प्लॉट एंड कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी एट द, बल्कि ओपन प्लॉट और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का एक कॉमन नाम भी है, वो लिखें इमूवेबल प्रॉपर्टी। हो सकता है पेपर में इस टेबल के ऊपर लिखा हो इमूवेबल प्रॉपर्टी, आखिरी वाले टेबल पे। The tax will be calculated on immovable property at the following rates। Okay। चलें जी आगे आ जाएं, पेज नंबर 4। टेस्ट में कितने लोग 70-80% से अबव मार्क्स ले लेंगे? ओके। सेक्शन 37A कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के बेचने पे कैपिटल गेन। ओके, ये एसी चलाएं भाई, ये वाला भाई एसी चलाएं, दो बंद है सारे, फिर थोड़ी देर बंद कर देंगे, अगर दोबारा करें। हाँ छोड़ दो ना, नीचे रहने दो, अभी क्या हुआ था, ऊपर करो, वेट एंड सी। नहीं ठीक है, आप करो, आप वही जो आप जो करे वो करो बस। हाँ बस छोड़ो जरा। ओके, रिमोट मंगा, अच्छा मैसेज कर दें, ठीक है चल पड़ा, बाहर से किसने चला दिया। ओके, सेक्शन 37A कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। अच्छा, सिक्योरिटीज में बहुत सी चीजें फॉल करती हैं, बहुत सी चीजें, लेकिन आपके सिलेबस में जो ज्यादा टेस्ट कर रहा है डेट इज, आप अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, पब्लिक कंपनी के शेयर्स, पब्लिक कंपनी के शेयर्स। अच्छा, ये जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं, ये आपको पता है कैपिटल गेन में हमने नहीं डाले थे। पुराना लॉ सुन लें, पुराना लॉ ये था कि पब्लिक कंपनी के शेयर्स अगर आप बेचें, वो चलाएं, पब्लिक कंपनी के शेयर्स अगर आप बेचें जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो उसके बेचने पे कोई टैक्स नहीं है, पुराना लॉ ये था। लेकिन फिर हुकूमत ने जोर डाला कि स्टॉक एक्सचेंज में तो बेचे ही पब्लिक कंपनी के शेयर्स जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज वाले टैक्स देने को क्यों नहीं तैयार। तो ऐसी सूरत में फिर स्टॉक एक्सचेंज के लोगों ने बड़ा रोला डाला कि भाई हम नहीं टैक्स देंगे। तो गवर्नमेंट ने उनको रिलैक्स करने के लिए नया सेक्शन डाला जिसका नंबर रखा 37
ए, और उनके लिए भी सेपरेट रेट दे दिए, उनके लिए भी। अब अगले सफे पे सेपरेट रेट्स अवेलेबल हैं, अगले सफे के टॉप पे सेपरेट रेट्स अवेलेबल हैं। ये सेपरेट रेट्स आपके सिलेबस के आखिरी सेपरेट रेट्स हैं। इसके बाद सिलेबस में आखिरी दिन तक हम कोई टेबल और नहीं देखेंगे। इट इज द लास्ट टेबल इन योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में आखिरी टेबल है। ओके, बेस्ड ऑन दिस, फर्स्टली वी शुड हैव अ फर्म नॉलेज कि हमारी इनकम्स कितने किस्म की हैं। भाई आज के बाद आपने याद रखना है, हमारी इनकम एक तो है नॉर्मल टैक्स रिजीम, रिजीम होता है कैटेगरी, जिसमें सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में जैसे प्राइवेट कंपनी के शेयर्स या ज्वेलरी या कॉइन या पेंटिंग, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, टोटल इनकम लेस ज़कात, it will be your taxable income। इस पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं पेज 4 और 5 जो चैप्टर 4 में है, ये आपकी नॉर्मल इनकम्स हैं। ओके, देयर आर 3 सेपरेट ब्लॉक इनकम्स इन योर सिलेबस, जिसके लिए सेपरेट रेट्स हैं। सेपरेट ब्लॉक इनकम्स, रिजीम भी कह सकते हैं इसको, सेपरेट ब्लॉक रिजीम। इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसमें गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ immovable property, that is open plot, जो कल पढ़ा था, constructed house। okay, number 1, number 2 and number 3 जो आज पढ़ने लगे हैं, gain on securities, gain on securities, जिसमें फॉल करेंगे पब्लिक कंपनी के शेयर्स, पब्लिक कंपनी के शेयर्स एटसेट्रा, कुछ और चीजें भी फॉल करेंगी। एंड इन द एंड देयर इज अ फाइनल टैक्स रिजीम, जिसमें आपके सिलेबस में 2 चीजें हैं। नंबर 1 डिविडेंड एंड नंबर 2 नॉन रेजिडेंट अगर कमाए फी फॉर टेक्निकल सर्विस। जी मोहतरम, कल मैंने आपको कहा था आप लेट आते हैं रोजाना, कहां पे? अच्छा, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो ये ओवरऑल पिक्चर है जहां पे आप जो है वो स्टैंड कर रहे हैं। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, कीप वॉचिंग। अगर एक बंदा कहता है कि मैं कहीं नौकरी कर रहा हूं, वेट, अगर एक बंदा कहता है कि मैं कहीं नौकरी कर रहा हूं, तो ये कौन सी इनकम कमा रहा है? इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर एक साहब कहते हैं कि जी मेरा कारोबार है, तो ये कौन सी इनकम कमा रहा है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर एक साहब कहते हैं, पता नहीं सुन ही नहीं रहे आप लोग, अगर एक साहब कहते हैं कि मैं प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेच रहा हूं, तो ये कौन सी इनकम कमा रहे हैं? घर में पड़ी हुई ज्वेलरी, घर में पड़ा हुआ पेंटिंग, घर में पड़ी हुई चीजें, इनकम फ्रॉम। और अगर ज्वेलरी की दुकान है और अगर घर में पड़ी हुई ज्वेलरी बेच रहे हैं, और इन 3 के अलावा अगर कोई, बल्कि इसके, इसके और इसके, इसके, इन सब के अलावा अगर कोई इनकम कमा रहे हैं, अच्छा, बिल्डिंग रेंट पे दे दी अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी,
अच्छा जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कोई पैसे आ रहे हैं जो कि यूटिलिटीज और सर्विसेज प्रोवाइड करने की मद में है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, घर किराए पे दिया, इनकम प्रॉपर्टी। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, इनकम प्रॉपर्टी, इनकम प्रॉपर्टी। फोरफिटेड डिपॉजिट, पैसे छुड़वा लिए, फोरफिटेड डिपॉजिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। नो नो अदर सोर्स नहीं है। इनकम प्रॉपर्टी का चैप्टर आपको इसी तरह याद नहीं। इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में पहले सफे पे लिखा होता फोरफिटेड डिपॉजिट, इट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और अगर आपने ओपन प्लॉट या कंस्ट्रक्टेड हाउस बेचा तो गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल। ये दोनों भी कैपिटल गेन के चैप्टर में लिखे हुए हैं, लेकिन ये असल में कैपिटल गेन में सेपरेट ब्लॉक है। ओके, इसमें ओपन प्लॉट भी आएगा, कंस्ट्रक्टेड हाउस भी आएगा। नेक्स्ट, अगर आपने पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचे, प्राइवेट के नहीं, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचे, तो और भी कुछ चीजें इसके अंदर आएंगी, गेन ऑन सिक्योरिटीज में फॉल करेगा। अच्छा जी, शेयर्स नहीं बेचे, शेयर्स नहीं बेचे, बल्कि डिविडेंड इनकम आई उस कंपनी से, प्रॉफिट बांटा उस कंपनी ने, तो ये फाइनल टैक्स रिजीम। और नॉन रेजिडेंट ने फी फॉर टेक्निकल सर्विस ली, फाइनल टैक्स रिजीम। ओके, जी ये कौन से चैप्टर, कौन सा है ये इनकम प्रॉपर्टी का? चैप्टर 9। इसमें किस पेज पे रेट दिए हुए? पेज नंबर 2 पे रेट दिए हुए हैं, जाके देख लीजिएगा चैप्टर 9 में। अच्छा, ये कल वाला खोलें, ये कौन सा चैप्टर हमारा चल रहा है अभी? 10। इसमें किस पेज पे रेट दिए हुए हैं? इसमें भी पेज 2 पे रेट दिए हुए हैं, लेकिन वो चैप्टर 9 का पेज 2 है, 10 का पेज 2 है। अच्छा, ये गेन ऑन सिक्योरिटीज, इसके रेट अलग है, पेज 5। इन दोनों का रेट मुझे याद है 15% था, लकीली दोनों का ही 15 था, इत्तफाकन दोनों का ही 15% था। तो इट इज अ सेपरेट रेट, इट इज अ प्रॉपर टेबल। इसका भी अलग टेबल है, इसका भी अलग टेबल है, इनका एक ही टेबल है। सैलरी बिजनेस कैपिटल के अदर सोर्स वालों का एक ही टेबल है, ठीक है। लॉ मेकर की कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा इनकम नॉर्मल टैक्स में फेंके। दुनिया के उस लॉ को अच्छा नहीं समझा जाता जिसमें ये चीजें हों। ये चीजें आना इस बात का सबूत होती हैं कि लोग सच्चे नहीं है। अगर लोग सच बोल रहे होते तो सारी चीजें वहीं पे चली जाती, लेकिन लोग जब बात गवर्नमेंट की नहीं मानते तो गवर्नमेंट मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को पकड़ती है। गवर्नमेंट कहती है कंपनी ही तुम्हारी डिविडेंड पे टैक्स काट लेगी, तुम्हें टैक्स काटने की जरूरत नहीं। नॉन रेजिडेंट आते थे, गड़बड़ करते थे, तो जो बंदा तुम्हें फी फॉर टेक्निकल सर्विस दे रहा है, चिंग चोंग को मिल रही थी, वो कंपनी ही उसका टैक्स काट लेगी। तो इसलिए ये तरीके होते हैं लोगों को पकड़ने के। असूली तौर पे हर मुल्क में अंदर ज्यादा से ज्यादा इनकम्स कहाँ गिरनी चाहिए? नॉर्मल टैक्स के अंदर। सेपरेट रेट्स हर एक के लिए अवेलेबल नहीं होने चाहिए, लेकिन सेपरेट रेट्स अवेलेबल है। ये लॉ में फ्लॉ है, ये भी सेपरेट है, ये भी सेपरेट है। अच्छा, इनको फाइनल क्यों कहा जाता है, उनको सेपरेट क्यों कहा जाता है? बस फाइनल में होता है समवन विल डिडक्ट टैक्स। इसमें आप टैक्स खुद जमा नहीं कराते, समवन विल डिडक्ट टैक्स, कोई टैक्स काटेगा। और सेपरेट ब्लॉक में ऐसा नहीं होता। सेपरेट ब्लॉक में यू विल पे टैक्स, यू विल पे टैक्स, आप खुद टैक्स पे करेंगे। इसमें समवन विल डिडक्ट टैक्स। अगर कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है तो कंपनी टैक्स काट लेगी, क्योंकि देखने में आपके जहन में सवाल आ सकता है कि इनको भी तो सेपरेट कहा जा सकता है, ये भी तो सेपरेट ही है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फाइनल और सेपरेट में थोड़ा सा फर्क है। फाइनल और सेपरेट देखने में एक ही है, क्योंकि इनके लिए रेट नॉर्मल वाले नहीं है। असल टेबल पूरे लॉ में वही है जो चैप्टर 4 में दिया गया था, पेज नंबर 4 और 5 में। ओके, सुन रहे थे सारी बात? नोट कर, एक मिनट लगाइएगा, ज्यादा टाइम नहीं। स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप। बस खत्म हुआ। आज के बाद हमारे सिलेबस में और कोई इनकम ऐड नहीं होनी। नहीं होती ना, क्योंकि इस जाती इस्तेमाल में आ रही होती है। अगर जब बिजनेस में जाएगी फिर हम देखेंगे।
वो जब बिजनेस में जाएगी फिर देखेंगे। जल्दी करेंगे, 1 मिनट 3 दफा हो जाने हैं। ऊपर क्या देख रहे हैं, सब पढ़ा हुआ है, समझ भी आया, खुद ही नोट करें। नॉर्मल टेक्स्ट वाली साइड भी अगर आप देख के नोट कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता आपके बारे में। बस अल्लाह साथ वाले को रोजाना आने की तौफीक दे दे। तो नहीं, इसने क्या समझा हुआ टेक्स्ट को। ओके जी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी डिस्कशन हो रही है। एक साहब नौकरी कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम कोई अलग रेट नहीं है, सारी इनकम्स में जमा करके रेट पता चलेगा जी। एक साहब बिजनेस कर रहे हैं जी। एक साहब प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेच रहे हैं जी। एक साहब ने घर में पड़ी हुई ज्वेलरी, पेंटिंग, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट बेचा। एक साहब ने ऐसी कंपनी के शेयर्स बेचे जिस कंपनी के 20% शेयर गवर्नमेंट ने खरीदे हुए थे, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। एक साहब ने ऐसी कंपनी के शेयर्स बेचे जिस कंपनी के 60% शेयर गवर्नमेंट ने खरीदे हुए थे। खुदा का खौफ करें, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कहां से आ गया? सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर रही है, तो इसका गेन ऑन सिक्योरिटीज है। एक साहब ने ऐसी कंपनी के शेयर बेचे जिसके 30% शेयर फॉरेन गवर्नमेंट ने खरीदे हुए थे, और एक साहब ने ऐसी कंपनी के शेयर बेचे जिस कंपनी के 70% शेयर फॉरेन गवर्नमेंट ने खरीदे हुए थे। गेन ऑन सिक्योरिटी, ये दोनों अवेलेबल कैपिटल गेन के चैप्टर में ही है, लेकिन कैपिटल गेन के चैप्टर में इनका नाम क्या है? सेपरेट ब्लॉक। इनके लिए टेबल अलग है। ओके, एक साहब ने बिल्डिंग किराए पे दी अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। घर किराए पे दिया, घर बेच दिया, ठीक है। प्लॉट किराए पे दिया, प्लॉट बेच दिया, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचे, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचे, पब्लिक अनलिस्टेड के शेयर बेचे। कोई होश के नाखुन लें, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी प्राइवेट की डेफिनेशन में फॉल करती है। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी किसकी डेफिनेशन में फॉल करती है? जो आपको याद है ये कल कासिम वाला सवाल, वो कोई हेलो है पता नहीं अजीब लोग। ओके अच्छा जी, तो सिमिलरली किसी कंपनी ने डिविडेंड दिया या नॉन रेजिडेंट ने टेक्निकल सर्विस दी, तो ये सारा फाइनल टैक्स रिजीम, और इसके लिए अलग रेट है, डेट इज ये 15% भी पेपर में गिवन होगा, अगर याद हो गया तो भूल जाएं, ये पेपर में गिवन होगा, ये सारे भी पेपर में गिवन होंगे, ये भी पेपर में गिवन होगा, बस आपने पेपर करना होगा, कुछ भी नहीं रह गया। ओके चलें जी, उसके लिए बस ये है रोजाना आना पड़ेगा।
कैपिटल गेन ऑन डिस्पोज, ये बात हर मंगल को हुआ करेगी क्योंकि सैटरडे और मंडे को ज्यादा छुट्टी होती है। कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। पॉइंट 1, कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज से मुराद किसके शेयर्स? वजह क्या है? नया सेक्शन आने की, पहले माफ होता था लेकिन जब टैक्स लगाया तो लोगों ने कहा टैक्स हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो रेट थोड़े कम करके अगले सफे पे दे दिए गए। The capital gain from disposal of securities shall be chargeable to tax at prescribed rates. Prescribed rates कहाँ दिए हुए हैं? अगले सफे पे दिए हुए हैं, नोट्स अपने अपने। Provisions of section 37A shall not apply to following persons. ये सेक्शन इन लोगों पे नहीं लगेगा। किस किस पे? बैंक पे, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी पे, इंश्योरेंस कंपनी पे, एक और कंपनी को लिखी हुई है एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय बोर्ड। ये याद कर लीजिएगा, फिर बैंक पे कौन सा सेक्शन लगेगा वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बहरहाल 1-2 नंबर की आ सकती है। किन लोगों पे ये सेक्शन नहीं लगेगा? ओके, 1A गेन का फॉर्मूला, द गेन ऑन द डिस्पोजल A माइनस B वेयर A इज द कंसिडरेशन, B इज द कॉस्ट। अच्छा जी, पॉइंट 2, होल्डिंग पीरियड। आज तक इसने नहीं बताया था होल्डिंग पीरियड कैसे गिनना है, आज बता रहे हैं होल्डिंग पीरियड कैसे। द होल्डिंग पीरियड ऑफ अ सिक्योरिटी शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ खरीदना टिल द डेट ऑफ बेचना। पॉइंट 3, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का क्या मतलब है? सिक्योरिटी मींस शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के आगे लिखें एज डिफाइंड इन चैप्टर 5। पब्लिक कंपनी कौन सी भाई? उधर क्यों देख रहे हैं? एज डिफाइंड इन चैप्टर, जब अपने नोट्स नहीं होंगे फिर उधर देखोगे जी। एज डिफाइंड इन चैप्टर 5, जैसे चैप्टर 5 में डिफाइन की गई है वो आपको पता है कौन सी होती है? या फॉरेन गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हो 50 से ऊपर, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खरीदे हो, या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। मोटी मोटी ये 3 थी, एक और भी थी घुमा फिरा के। ओके भाई, अभी 3 और 3A छोड़ दें, ये डेफिनेशन है, ये आपको शायद अभी पढ़ा दूं लेकिन अभी न्यूमेरिकल कराना है। 3 और 3A छोड़ दें, 4 पढ़ लें जरा। गेन ऑन सिक्योरिटी शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट ब्लॉक। अब सिक्योरिटीज का गेन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, यानी इस पे कौन से रेट लगेंगे? सेपरेट रेट लगेंगे। ओके चलें ठीक है, छोड़ें इसको, आगे आए अगले सफे पे। अच्छा जी, इसके टेबल को समझने के लिए बस 2 बातें हैं। जो शेयर्स ये ना टेबल्स में ड्रास्टिक चेंज आई थी 1 जुलाई 16 को, तो 1 जुलाई 16 से पहले जिन लोगों ने शेयर खरीदे हुए थे उनके लिए रेट कुछ और थे। 1 जुलाई 16 के बाद जिन्होंने शेयर खरीदे उनके लिए रेट कुछ और हैं। आप ऐसा करें, 3rd कॉलम पे हाथ रख दें। अच्छा, सफे के टॉप पे लिखा है टैक्स ईयर 18, 19, 20 में ये रेट है। 17 में क्या रेट थे? 21 में क्या रेट होंगे? हमें इससे कंसर्न नहीं, बल्कि आप 18, 19 काट ही दें। हम इस वक्त किस टैक्स ईयर में बैठे हैं? 2020 में, तो 2020 के लिए ये रेट है। अच्छा, राइट वाले कॉलम पे हाथ रख दें। 15% और 0% आपके हाथ के नीचे आके दब गया, छुप गया। अच्छा जी, जहां सिक्योरिटी खरीदने और बेचने के दरमियान 12 महीने हैं तो रेट क्या होगा बेचने पे? जहां शेयर 12 महीने के बाद लेकिन 24 महीने के अंदर अंदर बेच दिए 12.5%, और जहां 24 महीने के बाद बेचे 7.5%। और सीरियल नंबर 4 है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके अच्छा, इनको न्यूमेरिकल में कैसे किया करेंगे? देखें इधर न्यूमेरिकल का फॉर्मेट, सैलरी, बिजनेस कैपिटल गेन, अदर सोर्स, टोटल इनकम, ज़कात, टैक्सेबल इनकम, टैक्स, फिर यहां पे ऐड। न्यूमेरिकल का फॉर्मेट तो यहीं से निकलेगा ना, ऐड टैक्स ऑन इनकम प्रॉपर्टी, ऐड टैक्स ऑन, ऐड
तो इन पांचों को इधर बुला के ऐड कर दिया करेंगे। लेकिन इनका टैक्स या इनकी इनकम्स, टैक्स इनकम्स सिर्फ इनकी शो करनी है, इनका क्या शो करना है बाकियों का टैक्स, क्योंकि टैक्स में टैक्स ही ऐड हो सकता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल का फॉर्मेट क्या होगा, इन पांचों को इधर आओ, ये पांचों करके इधर आ जाएंगी, ऐड 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 ऐड। तो ये इस न्यूमेरिकल का फॉर्मेट बनेगा। तो नॉर्मल को बेस बनाएंगे, नॉर्मल तक यहां तक आते हुए चैप्टर 4 के पेज 4-5 तक जाते हुए आपने पेपर में ये सारी इनकम्स इग्नोर कर देनी है, क्योंकि इनके लिए कौन से रेट है, सेपरेट रेट है। तो यहां तक न्यूमेरिकल नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने हैं। जब पेज 4-5 चैप्टर 4 का सैर करके आ जाएंगे वापस, तो फिर उसके बाद देखने के इन इनकम्स के ऊपर क्या टैक्स बनता है। ओके, इसमें ये जो टेबल है थोड़ा सा डिफरेंट सा है। बहुत पुराने खरीदे, इसके लिए अलग रूल है। पुराने खरीदे शेयर्स, इसके लिए अलग रूल है। और नए खरीदे, इसके लिए अलग रूल है। ये हमने अपने समझने के लिए बोलते हैं ऐसी बातें। नए खरीदे, इसके लिए अलग रूल है। बहुत पुराने खरीदे का मतलब हुआ करेगा बिफोर यकम जुलाई 13। बिफोर यकम जुलाई 13 से पहले तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था ना लॉ में। तो यकम जुलाई 13 से पहले अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो समझा जाएगा बहुत पुराने आपके पास पड़े हुए हैं, यानी 2012 में आपने कोई शेयर खरीदा था। पुराने खरीदे, पुराने खरीदे से मुराद है बिटवीन यकम जुलाई 13 एंड यकम जुलाई 16, क्योंकि यकम जुलाई 16 में लॉ में रेट्स में ड्रास्टिक चेंज आ गई थी। तो फिर नए खरीदे का मतलब क्या बन जाएगा, आफ्टर यकम जुलाई 16। तो एक साहब के पास शेयर पड़े हुए हैं 2012 वाले और वो बेचना चाह रहे हैं, तो ये वाला टेबल लगेगा। एक साहब के पास शेयर पड़े हुए हैं 2015 वाले, 15 में खरीद के रखे थे और बेचना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये वाला टेबल लगेगा। एक साहब ने शेयर ताज़ा ताज़ा खरीदे हैं 2017 में 18 में, फ्रेश गरम गरम ताज़ा खस्ता, तो 2017-18 में शेयर खरीदे हैं, उनके लिए ये वाला टेबल लगेगा। ओके, अब इसी टेबल में तीनों के रेट्स छुपे हुए हैं, लेकिन जरा गौर से पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले राइट कॉलम से चलें। एक्वायर्ड आफ्टर यकम जुलाई 16, इनको हमने क्या नाम दिए, नए खरीदे। इनको हमने क्या नाम दिया, नए खरीदे। इनके लिए रेट क्या है 15%। अच्छा, नए खरीदे तो यहां हो गए। एक लाइन 4 दी हुई है, ये तरफ फोकस करके पढ़े। वेयर सिक्योरिटीज आर एक्वायर्ड बिफोर यकम जुलाई 13, बहुत पुराने, इनके लिए रेट क्या है 0%। तो सीरियल 4 के साथ लिखा बहुत पुराने, इनके लिए तो 0%। ये तो फारिग हो गए ना, इनको तो न्यूमेरिकल में इग्नोर ही कर देना है। और जो यकम जुलाई 16 के बाद खरीदे उनको क्या नाम रखने, नए 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 खरीदे। अच्छा, एक कॉलम और बना हुआ है, सिक्योरिटीज एक्वायर्ड बिफोर यकम जुलाई 16, लेकिन ये लॉ मेकर ने आपके समझने के लिए आसान करके नहीं लिखा। असल में बिफोर यकम जुलाई 16 नहीं बनता, ये बनता है बिटवीन यकम जुलाई 13 एंड यकम जुलाई 16। वाई? बिकॉज यकम जुलाई 13 वालों को तो नीचे ही 0% पे फेंक दिया, तो ये बिटवीन वाले बने। इसलिए एरो खींच के अपने समझने के लिए बिटवीन लिख लें, लेकिन आईकैब के पेपर में आपको इस तरह नहीं दिया होगा, जिस तरह किताब में इस तरह दिया होगा, लेकिन समझने के लिए लिखें। इसका मतलब क्या है, बिटवीन यकम जुलाई 13 एंड यकम जुलाई 16। तो फिर बिफोर यकम जुलाई 13 कहां गए, सीरियल 4 कितने %, 0%। अच्छा, अगली इंटरेस्टिंग बात सुने, नए खरीदे वालों के लिए फ्लैट रेट आ गया हुआ है 15% डिविडेंड की तरह।
तो रेट 15 ही, पेपर में 90% चांस है कि 15% रेट ही लगेगा, नए खरीदे हुए आपको देगा। लेकिन ये जो दरमियानी कैटेगरी है ना, ये थोड़ी सी भयानक है। इसमें इन्होंने होल्डिंग पीरियड्स के एतबार से बेनिफिट्स दिए हैं। ये जो दरमियानी वाली कैटेगरी है, इसमें इसने क्या, अगर 12 महीने के अंदर अंदर बेच दोगे तो ज्यादा टैक्स, 12 से 24 में बेचोगे तो वेयर होल्डिंग पीरियड ऑफ सिक्योरिटीज 24 मंथ्स और मोर, आगे भी शक काट दें, बट सिक्योरिटीज वर एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर यकम जुलाई 13, वो वही मतलब है ना बिटवीन वाला, आगे भी शक काट दें, बट द सिक्योरिटीज वर एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर यकम जुलाई 13। तो बताएं स्लैब्स अब किस में अवेलेबल है, सिर्फ किस कैटेगरी में, दरमियान वाली कैटेगरी में। नई कैटेगरी में भी स्लैब नहीं है, उससे फ्लैट रेट है 15%, और पुराने वाली कैटेगरी में 0%। सो इट इज हाउ दिस टेबल विल वर्क। और आपने डबल टिक लगा लिया आखिरी वाले कॉलम को, ज्यादा चांस पेपर में इसका होगा, सिक्योरिटीज एक्वायर्ड आफ्टर यकम जुलाई 16, तो ज्यादा चांस है पेपर में वही शेयर दिए होंगे जो यकम जुलाई 16 के बाद खरीदे गए हैं। ओके, मिस्टर इब्तिसाम हैज डिस्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इन टैक्स ईयर 2018। जी, एबी प्राइवेट कंपनी, ये कहां फॉल करेगा? अभी मैंने 3 कॉलम बनाए थे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। पहले कॉलम में फॉल करेगा या दूसरे में? पहले में। तो इसके आगे लिखें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और दूसरा डीएफ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी पब्लिकली लिस्टेड होगी, जाहिर बात है, बताने की उसको जरूरत नहीं, प्राइवेट लिस्टेड हो ही नहीं सकती, पब्लिक लिस्टेड ही। गेन ऑन सिक्योरिटीज लिख लें या सेपरेट ब्लॉक लिख लें, जो भी लिखना है, सेपरेट ब्लॉक। जी, अनलिस्टेड कंपनी कैपिटल गेन, जो लिस्टेड नहीं है वो फिर पब्लिक भी नहीं है, चाहे अपने आप को पब्लिक कहती रहे। लिस्टेड 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 लिस्टेड, ये चारों क्या? हाँ, इसके साथ लिखें गेन ऑन सिक्योरिटीज, सेपरेट ब्लॉक। ही ऑल्सो इन्फॉर्म्ड यू, उसने कहा कान इधर करो, एक और बात बतानी थी। हमने कहा 10, कहते 10 हूं। ही हैज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड यू दैट ही हैज अर्न्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ ₹1 मिलियन। जी, इनकम हम बिजनेस को अंडरलाइन करके, ये 3 कॉलम्स में से कहाँ गिरेगी? नॉर्मल टैक्स, ये नॉर्मल टैक्स में। तो कैपिटल गेन भी नॉर्मल टैक्स है, सिक्योरिटीज नॉर्मल टैक्स नहीं है। अच्छा, आप बता दें कि इन चीजों को पहले डील कर लिया जाए, किसको बाद में? नॉर्मल को। तो 3 चीजों को पहले हम देंगे, प्राइवेट को, अनलिस्टेड को और बिजनेस को। प्राइवेट, अनलिस्टेड को और बिजनेस को, इन 3 को अलग लेंगे पहले, फिर बाद में चैप्टर 4 में जाएंगे, टैक्स लगाएंगे, फिर कहीं आके सिक्योरिटीज को सॉल्व करना शुरू करेंगे। फिलहाल सिक्योरिटीज इग्नोर कर दें, और अगर घर किराए पे दिया है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी इग्नोर कर दें, और अगर ओपन प्लॉट बेचा है वो भी इग्नोर कर दें। बहरहाल वो चीजें सवाल में दी नहीं हुई, हमारे काम की चीजें दी हुई हैं। तो शुरू करते हैं जी। जी, इनकम फ्रॉम सैलरी बोलें इसकी, 0। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, 0। इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये भाई को उठाएं, 1 मिलियन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसमें नंबर 1 प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, नंबर 2 अनलिस्टेड के शेयर बेचे हैं। इन पे आप कल वाले रूल लगाएंगे, जिस तरह कल वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। ओके जी, प्राइवेट कंपनी के शेयर कितने के खरीदे? कल कासिम वाला सवाल कितने लोगों ने घर जाके किया था? दोबारा ये देख लें, अभी से ये हालात हैं, रोजाना का रोजाना करेंगे, इससे ज्यादा लूट मचा देंगे। लूट इसलिए आई कैप लूट मचाता है फिर। ओके जी, प्राइवेट कंपनी के शेयर कितने के खरीदे? कितने के, अभी इसी सवाल की तरफ रहे, कितने के बेचे? 9 लाख। कितना गेन आया? कैटेगरी का कल वाली क्लास, कैटेगरी 1 है 2 है? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स इधर क्यों देख रहे हैं, इधर क्यों देख रहे हैं? कल वाली क्लास, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, एग्जाम टेस्ट, कैटेगरी 1। गेन आ रहा है, गेन इज इनकम। अच्छा, गेन पे स्टार लगा हुआ है, आंखें बंद करें, स्टार नजर आएगा। हाँ, स्टार लगा हुआ है गेन पे।
अब गेन को क्या मल्टीप्लाई करेंगे जी? गेन बोलें कितना है? 6 लाख गेन है। ओके 6 लाख इंटू 75%, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा, 4,50,000 4,50,000 is the gain on private company shares. Okay, next unlisted company. अच्छा भाई, खरीदे कितने के? आहिस्ता 30,000, बेचे 10,000 के, तो बताएं कितना लॉस आया? 20,000। अब जाके देखें पहले सफ़े पे, ये कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 है, और ये कैटेगरी 1 के शेयर्स पे लॉस इज रिडक्शन अलाउड, ये माइनस करने की इजाज़त है, और लॉस को 75% नहीं करना जी। 20,000। ओके, सो द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन इज फॉर 30,000। आज डब्बी है कैपिटल गेन के लिए, कल कैपिटल गेन के लिए डब्बियां थी, सारे मिला के एक बड़ा सा डब्बा बना था जिसमें अच्छी खासी कैपिटल गेन इनकम आई थी। आज से 2 कैपिटल गेन इनकम्स थी। ओके जी, ज़कात नहीं है इसकी, तो टैक्सेबल इनकम बता दें डायरेक्ट। 143 It is taxable income. Now I'm going to calculate tax on incomes falling under normal tax regime. Chapter 4 में जाएं। और सैलरी नहीं है इसकी, इसलिए पेज 4 खोलें जी। किसी परेशान क्यों होते हैं? मोबाइल में तस्वीर खींच लें, उसको बैकग्राउंड में रख लें, हर वक्त सामने रहेंगे टेबल जी। प्लस ऑफ जी 1,04,500 टैक्स इसका बन गया नॉर्मल टैक्स रिजीम पे। इसमें डिस्काउंट वगैरह भी दिए जा सकते हैं, लेकिन हमारे सवाल में नहीं है। जी, न्यूमेरिकल का फॉर्मेट आगे कैसे मूव करेगा? ऐड, अगर डिस्काउंट हो माइनस करके, ऐड टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, add tax on securities, add tax on disposal of open plot और constructed house। ये सारा irrelevant है, हमारे लिए सिर्फ एक चीज़ है, add tax on securities। ये भी लिखा जा सकता है tax on separate block, फिर नीचे सब कैटेगरीज, ऐसे भी लिखा जा सकता है। add tax on securities, working, वर्किंग करते हैं जी शुरू। इससे पहले कि मैं वर्किंग शुरू करूं, मुझे इसकी कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी। 0 to 12 मंथ्स अलग, असूली तौर पे तो 13 मुझे नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैं 13 लिख भी दूं तो कोई हर्ज नहीं, समझने के लिए आपके लिए लिख रहा हूं। वैसे तो आपको पता है 12 महीने से एक दिन भी आगे चला गया तो फिर अगला साल शुरू हो जाएगा, तो 13 से 24 महीने और मोर देन 24। लेकिन ऐसी कैटेगरीज यहां नहीं बनाई जाएंगी क्योंकि ये इनके लिए 0% रेट है। ऐसी कैटेगरीज यहाँ नहीं बनाई जाएंगी क्योंकि इनके लिए 15% रेट है, लेकिन यहाँ कैटेगरीज बनाई जाएंगी। अब देखते हैं, डेट ऑफ सेल पे उंगली रख देंगे। ये मैंने खरीदने का लफ्ज़ लिखा है, अभी बेचने का लफ्ज़ नहीं लिखा।
सॉल्यूशन में आके, सॉरी क्वेश्चन में आके डेट ऑफ सेल को छुपा दें, कॉस्ट को भी छुपा दें, सेल प्रोसीड को भी छुपा दें, यानी कहने का मतलब है कैलकुलेटर रख दें। अब आपको क्या नजर आ रही है? डेट ऑफ परचेज। जी पहली बता दें, लिस्टेड कंपनी डीएफ यकम जनवरी 12 को खरीदा है, खरीदने की डेट की बेस पे डिसाइड होना है। यकम जनवरी 12 को खरीदा है, बोलें जी, बहुत पुराने खरीदे हैं। रेट साथ साथ नहीं लगाना, अभी तो मैंने गेन भी कैलकुलेट नहीं किया, अभी सिर्फ इनको क्लासिफाई करना है डीएफ। चलें आगे जी, आगे कुछ नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना जी। क्यू लिस्टेड कंपनी, भाई तो ये अजीब बंदा है यार, तो भाई को कैलकुलेटर दो या हाथ रखो पर। हाँ अब सही है जी। जी दूसरी क्लास में बैठे हुए हजरात दाएं बाएं देखें, और डेट ऑफ सेल, कॉस्ट, सेल प्रोसीड छुपी होनी चाहिए, डेट ऑफ परचेज आंखों के सामने हो। 5/8/2015, बोलें जी 5/8/2015। हाँ पुराने खरीदे, लेकिन पुराने में भी ओहो, आप थोड़ा सा ना झाती मारनी पड़ेगी डेट ऑफ सेल की तरफ। आप थोड़ा सा हाथ उठाएं, ये कैलकुलेटर थोड़ा सा साइड पे करें, वो दोबारा वापस ले आने, लेकिन देख के वापस लाने। 5/7/17। अब डेट ऑफ सेल जरा खुली रह लेने सामने। ये कैटेगरी बड़ा रोलेगी आपको, तो इसमें देखना पड़ेगा कहाँ फॉल कर रहा है। अच्छा भाई, इसमें अब आप कह रहे हैं फॉल कर रहा है 5/8/15। इसका तरीका सुने, आपको बताया था, जम मारते हैं 5/8/16, 5/8/17, ये कितने महीने हो गए? 24। लेकिन 5/8 से पहले की डेट है, महीना पहले की डेट है, तो ये 23 महीने तकरीबन बनेंगे। तो ये 13 से 24 के दरमियान गिरेगा, ये 13 से 23 महीने हैं, ये इसमें फॉल करेगा। कितना जी? क्यू किसके अंदर? 13 से 24 के अंदर जी, क्यू कंपनी। अभी कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर वापस। अब 0 to 12 मंथ्स कर लो, चलो ठीक है, फिर डिटेल से लिख लेते हैं जिस तरह वहां लिखा हुआ है जी, पूरा लिख लेते हैं। मैंने इसीलिए ये बात कर दी थी, लेस देन 12, मोर देन 12, मोर देन 12, यानी कि 12 महीने एक दिन भी हो गया तो इसमें आ जाएगा। मोर देन 12 बट लेस देन 24 months। एंड नेक्स्ट मोर देन, अब ज्यादा क्लियर हो गया, ओके। अच्छा भाई, क्यू कंपनी कहां फॉल करी थी? क्या चीज? अगर 12 मंथ्स हो जाए, वो लॉ में एरर है, मेरे ख्याल से पढ़े, वेयर होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 12 मंथ, वेयर होल्डिंग पीरियड इज 12 मंथ। नहीं एरर नहीं है, वो सीरियल 2 में कह रहा है इज 12। अच्छा चलिए जी आगे, वापस आ जाए, हम क्यू पे थे, क्यू डिसाइड हो गया था। एम में देखें जी, डेट ऑफ परचेज बताएं। 15, इन दोनों के दरमियान फॉल कर रही है। अब डिसाइड करना पड़ेगा कि ये नीचे जाके कौन सी कैटेगरी है, सब कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ेगी। ब्रॉड कैटेगरी डिसाइड हो गई। अब डेट ऑफ सेल पे जाती मारें, 31/8/15, जम मारें 31/8/16, बोले होंठों से कराए में 31/8/16, आहिस्ता जरा, 31/8/16 और 31/8/17, ये कितने साल हो गए? 24 महीने, लेकिन 24 से भी ज्यादा पे जा रहा है ये, मोर देन 24 जी। एम कंपनी। नेक्स्ट आर लिस्ट, 18 जुलाई 16, 18 जुलाई 16, आगे नहीं जाने की जरूरत, डेट ऑफ सेल नहीं देखनी, कोई फायदा नहीं होगा। आर कंपनी, ओके। नेक्स्ट 20 मई 17, 20 मई 17, ये भी यहां पे आ रहे हैं।
क्लियर? अब यहां तक नोट कर लें, व्हाइट बोर्ड पे देखे ये बगैर, जल्दी जल्दी देख रहे हैं। ओके, जी ऊपर से देख के मत नोट करें, 1-2 मिनट दे देता हूँ और खुद सोचे कौन सी कंपनी कहाँ जाएगी। फॉर्मेट नोट कर लें, फिर कंपनीज खुद सोचें पढ़ के दोबारा। जी जिन्होंने कर लिया है वो आगे कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, गेन या लॉस लिखें और रेट लगा दें फिर। जी
ओके जी, डीएफ का गेन कितना? गेन 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 4 लाख। क्यू का गेन ओके, एम का गेन, आर का गेन, पी का लॉस, ओके। देखें इधर कहीं नेट करने की जरूरत है, फिर आगे चलते हैं। जी बताएं बताएं, कहां नेट करने की जरूरत है? ये सेम है ना, ये सेम है तो नेट किया जा सकता है। कोई जैसे कल नेट किया था, इधर नेट किया था ना 450 - 20, तो ऐसे नेट किया जा सकता है ना। रेट ऐसे लॉस पे तो रेट नहीं लगेगा, रेट तो कब लगेगा जब क्या आएगा? गेन आएगा। तो गेन है या लॉस है? ओवरऑल, ओवरऑल। इनको नेट नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके रेट अलग है। इनको क्यों नेट किया जा सकता है? इनके रेट सेम है, तो नेट कर ले 5000। चलें जी, अब ब्लू मार्कर से मैं रेट लगाने लगा हूं जी। बोले इनटू 0% इनटू, गौर से ढूंढ के जी, जी जी, ओके। ये 137 750। सारे लाल का टोटल बताएं। ये जितना आपने लालो लाल किया है इस सारे का टोटल 19,000। ये टैक्स निकला है या इनकम निकली है? क्योंकि रेट लग चुका है। Okay, so what is the tax on securities? 19,000. 1 2 3 5 2 जी। बड़े हो के इब्तिसाम आपके पास आया, मेरा टैक्स निकाल दो, तो कितनी देर में उसे कैलकुलेट कर देंगे? कितनी देर में? 2 मिनट में। 5 मिनट वाले हाथ खड़ा करें, 10 मिनट वाले, 2 दिन वाले। 2 दिन में क्यों करेंगे? फिर पैसे ज्यादा मिलेंगे। उसे क्या कहोगे? मैं जरा देख के करूंगा, जरा टाइम लगेगा इस पे। 2 दिन बाद वो आएगा, उसे कहोगे अभी मैं कर रहा हूं। तो फिर डॉक्टर जब दांत निकालते हैं आपसे 4000 लेते हैं, फिर क्यों परेशान होते हैं? ओके, आप कहते हैं यार 2 मिनट लगे, तूने 4000 ले लिए, दांत भी ले लिया। ओके, 5-10 मिनट में से निकाल दीजिएगा टैक्स। ओके,
जी जी, ये वर्किंग शो करनी है। ये देखना सोल्यूशन में भी मेन पार्ट है सोल्यूशन का। ओके, अगर इसी तरह हम घर किराए पे दे देते तो 19,000 के नीचे क्या लिखते? ऐड टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और अगर प्लॉट बेच देते ऐड टैक्स। तो आज आपका दिमाग बहुत खुल गया दिमाग आपका कि ब्रॉड पिक्चर में हम कहाँ खड़े थे। चलें जी वापस आ जाएं जिथे। ओके, पॉइंट 4 तक हम पहुंचे थे। 3 और 3A मैंने छुड़वाया था। पॉइंट 5 की पहली लाइन में आपको आज पढ़ा दूंगा। पॉइंट 5 की आखिरी 3 लाइनें कल पढ़ाऊंगा। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी इन करंट ईयर, पेज 4। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी इन करंट ईयर। कैन यू सी लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी इन करंट ईयर shall be set off। खर्चा में ये अलाउड है, लॉस माइनस करने की इजाजत है। ज्वेलरी की तरह तो नहीं है कि माइनस नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटीज का लॉस भी माइनस हो सकता है। जैसे कल प्राइवेट कंपनी का लॉस माइनस किया था ना, आज भी किया है, ऐसे सिक्योरिटीज का लॉस भी माइनस हो सकता है। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज इन करंट ईयर shall be set off only against gain from any other। अच्छा, ये 10,000 इधर जाके माइनस कर सकते हैं, इधर कहीं? ये सिर्फ सिक्योरिटीज के गेन में से माइनस होगा सिर्फ। अब आपके जहन में सवाल आ सकता है अगर इधर 0 होता तो उसका जवाब फिर कल पढ़ेंगे। नीचे वाली 3 लाइनों में उसका जवाब है, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना सा बता दें, अगर कभी गेन भी हो लॉस भी हो तो आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट 5 के आगे आपने लिखा पी कंपनी। पॉइंट 5 के आगे आप लिख सकते हैं रेफर पी कंपनी ऑन नेक्स्ट पेज। अगले सफे पे पी कंपनी अगर आप रेफर करें तो पी कंपनी में देख लें हमने लॉस माइनस किया हुआ है, ताकि एग्जांपल भी सामने आ जाए। तो पी कंपनी का लॉस हमने किसके अगेंस्ट सेट ऑफ किया है? आर के अगेंस्ट। अब मैं जरा पॉइंट 5 दोबारा पढ़ता हूं। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ पी इन करंट ईयर shall be set off only against R। shall be set off only against, it cannot be set off against against वो दूसरी कंपनीज के नाम क्या थे? AB और GE। it cannot be set off against प्राइवेट, उधर नहीं लेके जा सकते, इसको यहीं पे रखना है। तो सिक्योरिटीज का लॉस माइनस हो सकता है या नहीं? किसके अगेंस्ट? सिक्योरिटीज के गेन के अगेंस्ट, और किसी चीज के अगेंस्ट नहीं। ओके, कम ऑन। पॉइंट नंबर 3, डेफिनेशन सिक्योरिटी की। भाई सिक्योरिटी में 3 और 3A अगर मिला के पढ़ें तो सिक्योरिटी में 20-25 चीजें आती हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया उन 20-25 में से ज्यादातर आईकैप सिर्फ पब्लिक कंपनी को टेस्ट करता है न्यूमेरिकली, लेकिन थ्योरी के एतबार से तो हमें मजबूरन पढ़ना पड़ेगा। सिक्योरिटी मींस शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, वाउचर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, मुदारबा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, डेट सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। अब डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या हैं, इसकी डेफिनेशन हमने कल पढ़नी है, नीचे दी हुई है। 3A, डेट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन डेट सिक्योरिटीज मींस 3A, corporate debt securities such as term finance certificates, sukuk certified, Sharia compliant bonds, registered bonds, commercial papers, participation term certificate and all kinds of debt instruments issued by a Pakistani or foreign company registered in Pakistan, and government debt securities such as treasury bills, T-bills, federal investment bond, foreign currency bond, government papers, municipal bonds, infrastructure bond and all kind of debt instruments issued by federal government and अच्छा भाई, बच्चों ने पूछा आईकैप से कि ये जो सारे अल्फाज हैं ये तो हमें समझ नहीं आए, ये क्या होते हैं? सुकूक सर्टिफाइड और कमर्शियल पेपर क्या होते हैं? पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं?
तो आई कैप का जवाब आया था कि जी ये सारी डेफिनेशंस आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब क्या करें फिर, इनकी थोड़ी थोड़ी नो हो ले ले, 2-2 3-3 मिनट लगा के, कल आधा घंटा लगा दें इन पे, थोड़ी थोड़ी नो हो। फिर उसके बाद इन द एंड आधे घंटे के बाद क्या कहा जाएगा कि ये चीजें आपने याद नहीं रखनी। तो क्या करें, आधा घंटा कल किसी न्यूमेरिकल पे लगा ले या इनकी थोड़ी थोड़ी नो हो ले लें, ये आपके ऊपर। जी कितने लोग कह रहे हैं थोड़ी थोड़ी इनकी नो हो जरा ले लेते हैं, आधा घंटा लगा लेते हैं, इसका फायदा हो जाएगा। किसमें फायदा होगा? नहीं, न्यूमेरिकल में तो कोई फायदा नहीं होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने, वो तो इनके नाम याद करने हैं ना। इनकी नो हो से क्या फायदा होगा? इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा चलें ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, सिलेबस कोशिश करते हैं 31 जनवरी तक एंड हो जाए। अगर 31 जनवरी तक सिलेबस एंड हो गया और एक दिन बचा 31 का, तो उस दिन कर लेंगे, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन तो कोशिश कर लेते हैं सिलेबस जल्दी खत्म करने की सवा। अगर सिलेबस खत्म हो गया तो इस नो हो के लिए कर देंगे, ठीक है। वरना आप आई कैप को ईमेल कर सकते हैं कि राइज कॉलेज में ये डेफिनेशंस नहीं पढ़ाई जा रही, आप कुछ करें, हो सकता है फिर आई कैप बुक में डाल दें। ओके अच्छा, ये 15-16 नाम आज याद करने हैं, दोबारा ये 15-16 नाम याद करने हैं। अच्छा, इनको न्यूमेरिकल में अप्लाई कैसे करना है ये सुन लें। अगले सफ़े पे आए, अगले सफ़े पे आए। पेपर में क्या लिखा होगा? शेयर्स ऑफ आर लिस्टेड, ढूंढे कहीं, यही वाले शेयर्स ऑफ आर लिस्टेड, इसकी जगह लिखा होगा वाउचर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, बस। तो आपने उसी तरह यहां क्या लिखना है, आर की जगह वाउचर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, और आगे उसका क्या निकाल देना है? गेन, बस सिंपल उसी तरह करना है। न्यूमेरिकल एतबार से इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। न्यूमेरिकल में ये किस कैटेगरी में गिरेंगे? सारे सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज में सिर्फ पब्लिक कंपनी के शेयर्स नहीं हैं, सिक्योरिटीज में 15-20 चीजें आती हैं जिनके सिर्फ क्या करने हैं याद, और उनमें से एक डेफिनेशन आई कैप ने ऐसी समझी है जो सिलेबस में आपके डाल दी गई, वो जरा ढूंढ के बता दें कौन सी? डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। अब उसके समझने में टाइम लगेगा, एक एक डेफिनेशन नीड्स 3 to 4 मिनट्स, तो उसके समझने में कल टाइम लगेगा, कल 5-7 मिनट लगा के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब हमारा सिक्योरिटीज खत्म हुआ, पॉइंट 5 में आखिरी 3 लाइनें रह गई, ये कल पढ़ेंगे। पास पेपर्स की तरफ आ जाएं। लेटेस्ट सवाल देखते हैं, लेटेस्ट आपको समझ आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन 10 सितंबर 17 में आया है, पेज 7। पता नहीं आई कैप ने सवाल बनाने की कोशिश की, आपको समझ आए या ना आए। बताएं, समझ आ रहा है? जहीर सोल्ड पेंटिंग टू हिज ब्रदर ऑन 10 अप्रैल 2000 फॉर ₹2 मिलियन। 2 मिलियन के ऊपर लिखे हैं कंसिडरेशन। 2 मिलियन क्या बन जाएगी? कंसिडरेशन। Zahir had purchased this painting for his residence. पर्सनल मूवेबल बन गई, तो पर्सनल मूवेबल की वजह से फिर पेंटिंग ज्वेलरी कैपिटल एसेट है। अगर पेंटिंग की दुकान होती फिर और बात थी। तो ये पर्सनल है, कैसे पता चला? हिज रेजिडेंस। ऑक्शन नीलामी में खरीदी, उससे क्या फर्क पड़ता है, जहां मर्जी से खरीदे। ऑन 14 अगस्त को भी नीलामी होती है। ओके, फॉर ₹18 लाख। व्हाट इज 18 लाख? कॉस्ट। व्हाट इज 20 लाख? कंसिडरेशन रिसीव्ड। अंडर द प्रोविजंस कंप्यूट इनकम अंडर करेक्ट हेड ऑफ इनकम। कंप्यूट करनी है, कैलकुलेट करनी है। जी भाई, कौन सा हेड होगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल। कैलकुलेटर पकड़ के बताएं इनकम कितनी है। 2 लाख वालों 75% से अंकल ने मल्टीप्लाई करना है। तो ये चीज आई कैप ने टेस्ट की थी कि 75% से आप मल्टीप्लाई करते हैं या नहीं। मुझे बताएं ये कैटेगरी 1 है 2 है? 1 कैसे है? 1 तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स थे, कैटेगरी 2 है। अच्छा, 1 हो या 2 हो, गेन के साथ क्या सलूक करना होता है? कब मल्टीप्लाई करना होता है? जब होल्डिंग पीरियड 1 साल से। तो करेक्ट हेड कौन सा है? और गेन आपका 2 लाख आएगा या 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 75%? कितने लोगों को 75% भूल गया था? ओके, बाकी ने भी हाथ खड़ा करना था, शर्म की वजह से हाथ नहीं खड़ा किया।